वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम वापस कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैनल पे क्लास 12th इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज में अपने आगे के टॉपिक्स को। जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया था नेशनल इनकम के तीनों मेथड, एस्टिमेशन, वैल्यू एडेड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आज की क्लास में हम करेंगे अपना प्रिकॉशंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम पे अलग अलग मेथड्स में किन किन चीजों पे हमें ध्यान रखना होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और हाँ जी भाई, तो देखो हमने पढ़ने थे प्रिकॉशंस, तो मैंने अभी यहाँ पे सभी के सभी प्रिकॉशंस लिख दिए। एक एक करके हम सभी को समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सा प्रिकॉशंस पढ़ना, वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो भाई, सबसे पहले कह रहा है कि जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है इसे हमें इंक्लूड नहीं करना होता। इसी वजह से हम क्या करते हैं, तो आपने देखा होगा फॉर्मूला ही क्या रहता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि इंटरमीडिएट को हमें इंक्लूड नहीं करना। दूसरी बात कि जो हमारे सेल्फ कंजम्पशन गुड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने वहां पे नॉर्मल लोगों के लिए खाना बनाया, तो वो तो मेरा प्रोड्यूस्ड आउटपुट में आया। लेकिन मैंने मान लो अपने लिए अगर कोई खाना बनाया हुआ है तो क्या उसकी वैल्यू हम कंसीडर करेंगे कि नहीं? तो उसको भी करना है, क्योंकि भाई प्रोडक्शन तो हुआ है ना, ठीक है। तो सेल्फ कंजम्पशन गुड्स के प्रोडक्शन को भी इंक्लूड करना होता है। फिर आता है तीसरा, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्ड ऑक्यूपाइड हाउस। अब जैसे मान लो जो भी मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, अगर वो मान लो मैं अपनी ही बिल्डिंग, अपनी ही लैंड पे चला रहा हूँ, तो उसका रेंट तो जा नहीं रहा होगा मेरी साइड से, ठीक। लेकिन फिर भी एक तरीके से तो इस्तेमाल तो उस लैंड का हो रहा है ना, तो उसकी हम प्रॉपर वैल्यू नहीं, पर इंप्यूटेड वैल्यू, इंप्यूटेड मतलब कि नॉर्मल जो रेट मार्केट में सबके लिए है उससे थोड़ा सा रेट डाउन करके, पर मुझे रेंट के नाम का भी पैसा इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। फिर इसके बाद आता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे आपने देखा होगा गुड्स और सर्विस गवर्नमेंट की साइड से या एनजीओ की साइड से प्रोवाइड करवाया जाता है, तो भाई वो भी गुड्स तो कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस करके या प्रोडक्शन करके आया, तो वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग हमें उसको भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। फिर आता है कि हम जो खुद के लिए सर्विस करते, देखो यहाँ पे क्या है कि हमने खुद के कंजम्पशन के लिए गुड्स बनाए तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर हम खुद के लिए सर्विस कर रहे हैं, जैसे गार्डनिंग हो गया, किचन का काम हो गया, या घर में जो हाउसवाइफ के द्वारा घर को सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्योंकि ये सभी सर्विस होती है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन है? नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, मतलब ये मार्केट में नहीं गए हम लेने के लिए, या इनको मार्केट में सेल आउट नहीं किया जाता है, दैट्स व्हाई इनको हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इट इज नॉट इन्वॉल्विंग क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ मनी अगेंस्ट द गुड्स। फिर है सेल और परचेज जो किया जाता है सेकंड हैंड गुड्स का या सेकंड हैंड प्रॉपर्टी का, उसको भी हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो देखो भाई, वैल्यू एडेड मेथड में हमारे जो प्रिकॉशंस है वो प्रिकॉशंस हमारे क्या है, तो प्रिकॉशंस हमारे हैं, पहला इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा, सेल्फ कंजम्पशन को करो इंक्लूड, अगर सामान आप ले रहे हो। इसी प्रकार सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपने सर्विस ली, उसको इंक्लूड करो। फिर है कि कोई भी फ्री गुड्स एंड सर्विस जो गवर्नमेंट के द्वारा, एनजीओ के द्वारा दिया जाए, उसको इंक्लूड करना। फिर इसके बाद है सेल्फ कंजम्पशन गुड्स, जैसे किचन, गार्डनिंग, या घर में जो हाउसवाइफ मतलब हमारी मम्मियां जो काम करती हैं, उनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन होता है। और लास्ट अपना है सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज और प्रॉपर्टी को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। देखो इससे क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन आपके सामने केस बेस्ड टाइप में आ जाएगा। मान लो आया कि मेरी कार की फैक्ट्री थी और वहां से मैंने अपने लिए गाड़ी निकाल ली, पैसे तो मैंने कहीं कुछ दिया ही नहीं, तो उसको इंक्लूड करेंगे कि नहीं? तो यस, वी हैव टू इंक्लूड इट। क्यों? क्योंकि वो क्या है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसी प्रकार मान लो आया कि मैं क्या कहते हैं, सुबह सुबह रास्ते से जा रहा था, तो मुझे एक बूढ़े व्यक्ति दिखे, उनको मैंने रोड क्रॉस करवा दिया, तो वहां पे भी मैंने एक सर्विस दी, पर क्या हम उसको इंक्लूड करेंगे? तो नहीं, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन होता है। इसके अलावा मान लो आया कि मेरे एक दोस्त ने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी, अब उस मोटरसाइकिल को मैं उससे खरीद रहा हूं, तो मैंने तो खर्चा किया,
ठीक है, उसने मेरे को बाइक दी, तो क्या उसको इंक्लूड करेंगे? तो नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हमने उसके खर्चे या उसके प्रोडक्शन को उस टाइम पे इंक्लूड किया तो एक तरीके से हो रही है क्या? डबल काउंटिंग। क्यों? क्योंकि जब कंपनी वालों ने मैन्युफैक्चरिंग किया तब तो इंक्लूड हुआ ही होगा, ठीक। और अब हम अगर दोबारा करेंगे तो एक ही चीज दो बार, मतलब हो गई क्या? मिस्टेक हो जाएगी, है ना। तो इसलिए पांचों प्रिकॉशंस आपने ध्यान रखने। 6 प्रिकॉशंस एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का आता है, 3-4 बहुत है, तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं याद। अब देखो भाई, अगले प्रिकॉशंस हमारे कौन से? इनकम मेथड की। कि जब सर हम इनकम मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकम मेथड में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी निकालने के लिए हम क्या क्या 3 चीजें ऐड करते हैं ना? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो उनके दौरान कहा जाता है कि हम जो इनकम मेथड में लेते हैं, वो तीनों ही इनकम हमारी कौन सी होती है? वो तीनों ही इनकम को हम कहते हैं फैक्टर इनकम। मतलब कि कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करी, नौकरी करने वालों ने काम किया तो उनको पैसा मिला, ठीक है। बिजनेस करने वालों ने कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विस या कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराई तो उनको पैसा मिला, ठीक। मिक्स्ड इनकम वालों ने दोनों ही काम किए, पर इन्होंने क्या? कुछ ना कुछ काम किया, मतलब दे आर जनरेटिंग द फैक्टर इनकम। तो इसलिए कहा जाता है जो दूसरी इनकम होती है कौन सी? ट्रांसफर इनकम। गिफ्ट ग्रांट वगैरह को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट इन्वॉल्विंग एनी एक्सचेंज ऑफ द फैक्टर सर्विस, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते। दूसरा, ऐसे सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स को भी हम इंक्लूड नहीं करते अगर वहां से कोई इनकम हमारे सामने आती है। क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना भाई, उसका हिसाब तो हो रखा है पहले। अब आपका सवाल ये आएगा कि सर अगर हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, हमने सेकेंड हैंड गुड्स को बेचा या सेकेंड हैंड गुड्स को हमने खरीदा, या सेकेंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू है हम जब उसको इंक्लूड नहीं करते तो वो एक्चुअली जाएगा कहाँ? तो देखो, वो हम नॉर्मल अपने अलग अलग मेथड में इंक्लूड नहीं करते। जैसे इनकम मेथड में उसके रिलेटेड इनकम हम इंक्लूड नहीं करेंगे, पर कैश का तो फ्लो आपके पास आ रहा है तो उसको उस सेंस में रिकॉर्ड किया जाएगा। बस इनकम मेथड के द्वारा जब कैलकुलेशन करोगे ना तो इंक्लूड नहीं करना, एक तरीके से एजम्पशन समझ लो आप इन्हें। फिर इसके बाद है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स कहा जाता है, इनसे जो पैसा आता है उसको भी इंक्लूड नहीं करें, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, बीएसटी में पढ़ा होगा, 2 मार्केट होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में फ्रेश इशू होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कंपनी के थ्रू हम शेयर्स डिबेंचर्स में डील नहीं कर रहे। मान लो मैंने कंपनी के शेयर ले लिए, मैंने मार्केट में बेच दिया, तो मेरे द्वारा बेचे हुए शेयर्स किसी और को प्रोवाइड कराया जाते हैं ना, तो एक तरीके से सेकंड हैंड ही हो गया। दैट्स व्हाई कहा जाता है उनसे रिलेटेड जो इनकम वगैरह होते हैं उसको इंक्लूड नहीं करते। और दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि ये ना एक टाइटल को ट्रांसफर करने वाली बात होती है। मतलब जब हम सेल या परचेज करते हैं तो बस एक टाइटल ट्रांसफर होता है, कोई प्रोड्यूस्ड एक फिजिकल या टेंजिबल कोई प्रोडक्ट नहीं जा रहा है ना, तो इसलिए। फिर इसके बाद कहा जाता है लेकिन अगर हमने कोई कमीशन या ब्रोकरेज पे करी है, मतलब शेयर आपको पता होगा, मतलब आप लोग को अभी तो खैर पता नहीं होगा, पर आगे चल के जब डील करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक ब्रोकर होता है। जब सेल और परचेज ऑफ शेयर्स करते हैं तो उसमें एक ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ब्रोकर अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत की, उसके सर्विस के द्वारा तो इनकम जनरेट हो रही है, तो इसलिए कहा जाता है कि देखो उसके द्वारा शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स की इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे, पर कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज अगर हमने पे किया है या कोई जनरेट किया गया है तो उसको इंक्लूड किया जाता है। लास्ट है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ, सेकंड लास्ट है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विस विल बी इंक्लूडेड, कि हम अपनी सर्विस की इम्प्यूटेड वैल्यू लेंगे। और फिर लास्ट है विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन मतलब होता है जो पैसा अचानक आ जाए, कैसे लॉटरी लग जाए, किसी तरीके के कोई जुआ, सट्टा, मैच, इन सब से अगर कोई इनकम आपके पास आ रहा है ना, लिखा भी है मैंने यहाँ पे क्या कि लाइक लॉटरी, घोड़े की रेस, ठीक है, हॉर्स रेस, इन सब चीजों के द्वारा अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हो तो उसमें कोई आपने सर्विस तो प्रोवाइड करी नहीं, दैट्स व्हाई इट्स इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो इसके भी पांचों के पांचों पॉइंट्स क्लियर। कोई दिक्कत, परेशानी, डाउट, कंफ्यूजन तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बढ़ते हैं अपना अगला मेथड, हमारा कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड। देखो एक्सपेंडिचर मेथड में हमें क्या लेना होता है, इसमें हम सभी के सभी खर्चे को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो जब हम इनमें खर्चे रिकॉर्ड करेंगे तो कहा जाता है क्या कि जो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है उसको हमें इंक्लूड नहीं करना। दूसरा, अगर हमने कोई सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदा है तो उसके खर्चे को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उसके कमीशन जो भी हमने पे किया उसको इंक्लूड किया जाएगा। फिर है कोई भी फाइनेंशियल एसेट जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह हैं,
इनके ऊपर किया गया खर्चा इंक्लूड नहीं होगा, पर कोई भी ब्रोकरेज कमीशन इनके ऊपर दी गई है तो उसको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद है इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर की हमने जो भी खर्चा खुद के लिए खर्चा किया है अपने बिजनेस में से, हमने खुद के प्रोडक्ट मतलब कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में जो भी एक्सपेंसेस हमारे आए उसको इंक्लूड हमें करना होता है। लास्ट ट्रांसफर पेमेंट, किसी भी प्रकार का गिफ्ट दिया हो, दान दिया हो, चैरिटी दी हो या आपने डोनेशन किया हो, है ना, तो ये सब किसी भी प्रकार के फैक्टर सर्विस का एक्सचेंज तो यहाँ हो नहीं रहा, ना किसी तरीके की कोई फैक्टर इनकम है ना, तो इसलिए इनसे रिलेटेड जो भी खर्चा होता है उसको भी इंक्लूड नहीं करते। तो इसी के साथ आज की क्लास में अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम इन डिफरेंट मेथड्स, और यहाँ मैंने लिमिटेड और आसान पॉइंट्स आपके सारे लिख दिए जो कि आप इजीली कर सकते हैं, और 3 से 4 मार्क्स का आता है, ज्यादा का आता नहीं, ठीक है। तो 3 से 4 पॉइंट्स इसमें बहुत है। बाकी कोई दिक्कत कंफ्यूजन डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ। हाँ जी भाई, तो देखो जैसा कि हमारा आज की क्लास का अगला टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या नाम है टॉपिक का? जीडीपी एंड वेलफेयर। और ये हमारे आज की क्लास का ही लास्ट टॉपिक नहीं, इस पूरे यूनिट का मतलब चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक के सफर का सबसे एंड वाला टॉपिक है। इसके होते ही हम हो जाएंगे रिलैक्स, मतलब यूनिट नंबर 1 हो जाएगी खत्म, और नेक्स्ट यूनिट के साथ करेंगे अपनी मेहनत स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि सर ये जो जीडीपी है या जो ये वेलफेयर है, इसका मतलब पहले क्लियर कर दो, उसके बाद हमें शायद हो सकता है ज्यादा मजा आएगा समझने में, पढ़ने में। तो देखो भाई सबसे पहले क्या है कि जीडीपी का मतलब क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। जीडीपी का मतलब होता है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। कि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर हुए हैं प्रोड्यूस्ड, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कह देते हैं जीडीपी कह देते हैं। फिर भी अब बात आती है वेलफेयर क्या होता है, तो वेलफेयर का मतलब हो जाता है एक तरीके से हिंदी में अगर हम बात करें तो उन्नति। क्या होता है? उन्नति, ठीक है। उन्नति मतलब एक तरीके से प्रोग्रेस की यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई समाज का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब एक होता है ना अर्निंग के साथ साथ हम अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं, हम लोगों की भलाई कर रहे हैं ना, तो उसकी बात यहाँ पे करें कि रियल इमेज के साथ क्या किया गया, ठीक है। तो देखो जीडीपी एंड वेलफेयर के टॉपिक के अंदर हमने मेनली पढ़ना है कि हमारे देश की जीडीपी जो बढ़ रही है, देश की जीडीपी, तो आपको भी पता कि जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि हमारे देश की जो जीडीपी थी ड्यूरिंग 1757 से लेके 1947 तक हमारे देश की जीडीपी का इंक्रीजिंग रेट था 0.5% और 1% पर एनम, है ना। इतना हमारा इनकम बस इंक्रीज हो रहा था। आज की डेट में 4 से 5% है, तो यस सर ऑब्वियसली पहले से तो वो बढ़ गया, पर हमें ये चेक करना है कि क्या खाली जीडीपी इंक्रीज हो रही है या हमारे जीडीपी के साथ साथ देश की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है। मतलब एक तरीके से समझा जाए तो जैसा आपने 11th में एक टॉपिक पढ़ा था ना प्राइस इंडेक्स, उसमें हम क्या करते थे, तो उसमें हम ऐसा करते थे कि सर हम ना प्राइस और क्वांटिटी को लेते थे, और हम ना प्राइस और क्वांटिटी को कैसे लेते थे कि 2021 की बात यहाँ पे की जा रही है। 2021 में 10 रुपए का सामान था, 20 रुपए बिकते थे, तो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता था कितना रुपए, तो टोटल हो जाता था हमारा ये 10 × 20 200। लेकिन अगर हम बात करें प्राइस और क्वांटिटी कौन से 2023 की, तो देखो 2023 में और यहाँ पे 2023 में कह रहा है प्राइस हो गया 12 रुपए, क्वांटिटी 20 की हो गई 18, ठीक है। और फिर भी टोटल खर्चा अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 216। तो यहाँ पे एक चीज देखो, इधर ध्यान दो कि हमारे पहले के हिसाब से यूनिट्स तो कम हो गए ना, वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर वेलफेयर ऑफ आवर नेशन, की यूनिट जो है वो तो कम हो गया। हाँ, यहाँ आपको टोटल चीज आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, 200 से 216 हो गया। हमारा देश पहले से ज्यादा खर्चा कर रहा है, लेकिन ज्यादा खर्चा करने के साथ साथ अगर कैपेसिटी बढ़ जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इसको जनरली कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि प्राइस क्वांटिटी सब कुछ अलग अलग है। तो इसलिए क्या किया जाता है, सेम क्वांटिटी पे फिर हम ओल्ड प्राइस के बेसिस पे करते थे मेजर। हम कैसे करते थे कि 2021 में प्राइस था 10 रुपए और क्वांटिटी जो है 2023 के हिसाब से 18, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, तो सर 180। इट इज रिप्रेजेंटिंग द रियल पिक्चर ऑफ आवर नेशन इन 2023।
और इसके द्वारा हमें पता लग रहा है कि भैया पहले से वेलफेयर बढ़ नहीं रहा है, क्या हो गया, पहले से घट रहा है। तो जीडीपी एंड वेलफेयर के टॉपिक के अंदर हमने मेनली समझना है सबसे पहले कि हमारे देश के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। प्रोडक्शन करने का तो उसको हम एक लेवल पे लेकर के जाएंगे, मतलब दोनों को एक सिंपल स्टैंडर्ड नॉर्म पे, मतलब या तो दोनों को ही हम कांस्टेंट रेट पे कैलकुलेट करेंगे या ये दोनों को हम करंट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, और वहां से हमें पता लगेगा कि देश की कमाई बढ़ रही है या सिर्फ पैसा बढ़ रहा है। एक होता है ना क्या कि अब मान लो मैं अभी आज की डेट में तुम लोगों को क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करा रहा हूं, है ना, तो मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और एक नॉर्मल इनकम में जनरेट कर रहा हूं। अब मैं अगर अपना प्राइस घटा दूं और मेरे पास आ जाए 20-25 बच्चे, तो क्या होगा कि ओवरऑल इनकम उस टाइम के हिसाब से ज्यादा है, पर अगर प्राइस के हिसाब से हम देखें तो मेरा प्रमोशन नहीं, क्या हो रहा है, डिमोशन हो रहा है। ओनली वी डोंट हैव टू फोकस ऑन द क्वांटिटी, ठीक है, वी हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी और द कैपेसिटी। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द पॉइंट ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर इन दिस चैप्टर, कि हमें खाली नेशनल इनकम पता करके नहीं बताना है कमाई हमारी कितनी, हमें ये भी देखना है कि हमारे कंट्री का विकास हकीकत में हो रहा है या सिर्फ प्राइसिंग के मामले में हो रहा है। तो देखो सिंपल है कि जीडीपी इसमें हमें निकालना पड़ता है कैसे कैसे, तो हम जीडीपी को निकालते हैं दो प्रकार के रेट पे। एक होता है अपना कौन सा, करंट ईयर्स रेट, कौन सा, करंट ईयर्स प्राइस के बेसिस पे निकाला जाएगा, ठीक है, और दूसरा हम निकालेंगे कांस्टेंट के बेसिस पे, कांस्टेंट ईयर प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब हो गया हमारा, देखो क्या, तो अभी मैं और इसको बता दूं, देखो करंट का मतलब हो गया इस साल की बात यहाँ पे की जा रही है, और कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर, पहले के हिसाब से। अब ये बताओ पहले के हिसाब से अगर हम वैल्यू को मेजर करेंगे तो हमारी पुरानी चीज के हिसाब से कंपेयर करने में इजी रहेगा। तो पहले के हिसाब से जो होता है उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। क्या कहते हैं, रियल जीडीपी। और जो आज के हिसाब से है दैट इज कॉल्ड क्या, नॉमिनल जीडीपी। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो सर हमें बस ये पता लगाना है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी जो है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के ये जो बीच का डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें पता लगाना है एक्चुअल वाला, है ना। तो इसको हम कैसे पता लगाते हैं, तो इसके लिए हमने पढ़ना है जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। किसके बारे में, जीडीपी डिफ्लेटर की। ये हमें बताएगा दोनों ही जीडीपी के बीच में कितना डिफ्लेशन, मतलब कितना चेंज आया है। तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं कैसे, तो इसका वेरी सिंपल फॉर्मूला है। पहले हम नॉमिनल जीडीपी लेंगे, नॉमिनल जीडीपी के बाद नीचे लिया जाता है रियल जीडीपी, और रियल जीडीपी से हम फिर इसके बाद जो भी यहाँ पे आएगा इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारे पास आ जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स कि हाउ मच परसेंटेज का गैप विल बी देयर बिटवीन रियल एंड नॉमिनल, है ना। तो अगर वो गैप कम है तो मतलब कि वेलफेयर हो रहा है, गैप कुछ ज्यादा है, मतलब ज्यादा का मतलब नॉमिनल वाले में कुछ ज्यादा ही सीन हो रखा है, ठीक है, क्वांटिटी में उतना चेंज नहीं आ रहा है, तो वो हमारे वेलफेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है इसको इसी वजह से हम एक और चीज क्या कहते हैं, प्राइस इंडेक्स भी हम इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो देखो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। अब देखो नॉमिनल जीडीपी कौन सा होता है, करंट ईयर प्राइस एक तरीके से बोला जाए तो P1 के बेसिस पे, और ये कौन सा होता है, बेस ईयर प्राइस, तो बोला जाए तो P0 के बेसिस पे। जिस वजह से यहाँ से इसी का एक और फॉर्मूला बन जाता है। देखो नॉमिनल कौन सा, P1, तो यहाँ पे हमने लिया P1 Q1, और यहाँ ले लिया क्या, P0 Q0, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो भी हमारा आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। पर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब जीडीपी डिफ्लेटर के द्वारा हमने वैल्यू निकाल ली, वैल्यू निकालने का तो हमें पता लग गया कि भैया हमारे देश का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात आती है कि सर ये हम कर क्यों रहे हैं, What is the reason behind calculating that deflator value, कि इस डिफ्लेटर वैल्यू को निकालने के पीछे का राज क्या है, क्यों किया, क्या बिना इसके करे नहीं हो सकता है। तो हाँ जी हो सकता है। देखो बिना इसके करे अगर हम करेंगे तो हम यही चीज पाएंगे कि 2017 में भारत ने जस्ट इमेजिन 1 लाख रुपए कमाए, ठीक, और 2019 में कमाई हो गई 1,25,000 रुपए। तो यहां तो हमें यही दिख रहा है ना कि सर 25,000 रुपए की इनकम बढ़ गई है, पर भाई एक्चुअली में हुआ क्या है, खाली इनकम बढ़ी है या खर्चों के हिसाब से देखा जाए तो इनकम कुछ ज्यादा खास ग्रोथ उसमें नहीं हुआ है ना।
तो इस प्रॉपर कंपैरिजन को करने के लिए हमने क्या किया, जीडीपी डिफ्लेटर का इस्तेमाल किया। जीडीपी डिफ्लेटर इसीलिए निकाला जाता है, क्यों? क्योंकि विद द चेंज इन टाइम देयर आर सम एडिशनल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी। जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई है ना, आ सकता है आपका क्वेश्चन कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटर, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, या व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, कि व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग इट। तो सिंपल है कि सर पहला रीजन इसका यही है कि पॉपुलेशन बढ़ती रहती है समय के हिसाब से, इसके अलावा महंगाई बढ़ती रहती है समय के हिसाब से, इसके अलावा जो हमारी कंट्री है उसके अंदर प्रोड्यूस आउटपुट की क्वालिटी वगैरह कम होती जा रही है ना। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स हमारे जीडीपी डिफ्लेटर के हैं। तो बाकी इसी के साथ अपना जीडीपी डिफ्लेटर होता है खत्म। जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में नॉर्मल छोटे मोटे पॉइंट्स आएंगे। बाकी अभी एक और नई अपडेट मुझे आपको देनी है कि जैसा कि हमारा आज यूनिट 1 होता है खत्म, तो इसके रिलेटेड जो नोट्स वगैरह हैं वो मैं नीचे एक लिंक मेंशन करने वाला हूं, जिसके अंदर क्या कहते हैं आपके इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के, बीएसटी के सभी के नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, टेक्स्ट भी मिल जाएंगे। आप बस उसमें जाकर के सर्च करना नेशनल इनकम एंड यू विल गेट द फाइनल नोट्स ऑफ द होल यूनिट। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। आज की वीडियो हम कर देंगे समाप्त। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। बाकी आज दिवाली है तो भाई दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, ये वीडियो हो सकता है दिवाली के बाद आए, तो ये मत कहना कि सर आप तो काफी लेट हो गए। ठीक है, तो मिलते हैं कल।